लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और मिजोरम की दो घटनाओं का जिक्र किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने वायुसेना के माध्यम से मिजोरम की असहाय जनता पर हवाई हमला किया था। मोदी ने कहा कि मिजोरम आज भी उस भयानक दिन का शोक मनाता है। कांग्रेस ने कभी भी इस घटना को लेकर लोगों को सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि कांग्रेस ने इस घटना को पूरे देश के लोगों से छुपा कर रखा। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। क्या है इसका पूरा सच? आखिर क्यों इंदिरा गांधी को अपने ही देश के राज्य पर अपनी ही सेना के जरिए बम गिराने पड़े? मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के तमाम दलों पर न केवल करारा हमला बोला, बल्कि अपने संबोधन में पूर्वोत्तर में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के शासनकाल में हुई घटनाओं का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पूर्वोत्तर में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के शासनकाल में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा असहाय जनता पर बम बरसाने की घटना का जिक्र भरी संसद में किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस हमले से पूरे देश में वार प्रतिवार का दौर शुरू हो चुका है। आखिर क्यों भारतीय वायुसेना ने अपने ही देश में क्यों निर्दोष नागरिकों पर हमला किया था? इसकी पूरी कहानी और इसके पीछे का सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपके सामने हाजिर हूं डीएसआर अनकट के माध्यम से। 10 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और 5 मार्च को इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान मिजोरम के सबसे प्रमुख शहर आइजॉल पर मंडरा रहे थे। अचानक से उन विमानों से मशीन गन की गोलियां बरसने लगी थीं। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था। अगले दिन विमान फिर से आकाश में दिखे, लोगों में दहशत फैल गई। वो लोग कुछ करते उससे पहले ही एयरफोर्स के विमानों से बम बरसने लगे। कईयों की मौत हो गई थी। शहर के 4 प्रमुख इलाके रिपब्लिक वेंग, हेमिंचवेंग, डब्बुईवेंग और छिंगावेंग पूरी तरह से इस बमबारी के चलते तबाह हो गए थे। आज़ादी के बाद का ये पहला और आखिरी मामला है जब अपने ही देश की वायुसेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमबारी की हो, और ये बमबारी इंदिरा गांधी के आदेश पर हुई थी। देश में अलगाववाद के आंदोलन तो बहुत हुए हैं, बहुत सी लाशें भी गिरी हैं, दंगे भी हुए हैं, लेकिन वायुसेना के विमानों ने कभी बमबारी की हो ऐसा केवल इंदिरा गांधी की ही सरकार में देखने को मिला। उससे भी ज्यादा आप हैरान तब हो जाएंगे जब ये जानेंगे कि इस बमबारी की खबर सालों तक सरकार ने जनता को पता ही नहीं चलने दी। जब पता चली तब भी सरकार ने उसकी पुष्टि नहीं की। मार्च 1966 में कलकत्ता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने इंदिरा गांधी का एक बयान छापा कि विमान केवल जवानों और उनकी रसद को एयर ड्रॉप करने के लिए भेजे गए थे। तब सवाल यह भी उठा था कि रसद पहुंचाने के लिए 4 जेट फाइटर्स की क्या जरूरत थी। दिलचस्प बात यह भी है कि ये जेट फाइटर्स उसी फ्रांसीसी कंपनी दस्सो के एयरक्राफ्ट थे जिनके फाइटर प्लेन राफेल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काफी बवाल किया था। इन आरागोन फाइटर जेट्स का निकनेम रखा गया था तूफानी। ऐसे 4 जेट फाइटर्स ने ऐसा कहर एजवाल पर बरसाया कि शहर के सारे लोग घरों से बचते बचाते पास के जंगल और पहाड़ियों में भाग गए। मिजोरम में वैसे भी 90% से ज्यादा जंगल हैं। सोचिए छोटे बच्चे और बुजुर्गों का क्या हाल हुआ होगा। सोचिए जिन घरों पर बम गिरे होंगे, लाशें गिरी होंगी, उन्होंने किससे मदद मांगी होगी जब अपनी ही सरकार बम बरसा रही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला था क्या और इंदिरा गांधी ने क्यों ऐसा किया। दरअसल ये विवाद तो आज़ादी से पहले का है, जब 1895 में मिजो आदिवासियों के साथ कई दौर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने 1895 में इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहां ईसाई मिशनरीज पहुंची और लगभग सारी जनता का धर्मांतरण कर दिया गया। अंग्रेजी फौज के आगे उनकी बिसात भी क्या थी। वैसे भी कई सुविधाएं उन्हें ईसाई बनने के बाद ही मिलनी थी। वहां की 87% से ज्यादा जनता अब भी ईसाई धर्म अपनाए हुए है। आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन मिशनरी छोड़ गए। उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता था। इसी साल यानी 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। मिजो लोग इसका विरोध करने लगे।
पहले तो ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इसने उग्र रूप लेना शुरू कर दिया। मिजो यूनियन के बैनर तले मिजो नेता असम के नेताओं पर मिजोरम क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाने लगे और अलग से मिजोरम राज्य की मांग करने लगे। शायद वो अलग राज्य उन्हें मिल जाता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। बिना मिजो नेताओं से पूछे असमिया को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने से वो नाराज थे। इधर जवाहरलाल नेहरू ने एक और बड़ी गलती यह कर दी कि 1959-60 में जब मौसम का अकाल पड़ा तो सरकार ने मिजो आदिवासियों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, ऐसा दावा आज भी मिजो नेता करते हैं। तब मिजो नेताओं ने अकाल राहत के लिए मिलकर एक संगठन बनाया, मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट के नाम से, जिसका नेता था लाल डेंगा। लोगों की भरपूर मदद इस संगठन ने की। गांव-गांव, पहाड़-पहाड़ जाकर ये लोग मदद करते रहे। लोग इस संगठन की काफ़ी इज्जत करने लगे। वहीं भारतीय सरकार के खिलाफ अलगाववाद की भावना भी भड़कने लगी। साल 1964 में असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इसमें अधिकतर मिजो लोग थे। इससे मिजो हिल्स के लोगों में नाराजगी बढ़ी और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले MNF हिंसा पर उतर आए। इस बीच जो मिजोवासी बटालियन से निकाले गए थे, उन्होंने MNF ज्वाइन कर लिया। इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। इसी की एक शाखा थी मिजो नेशनल आर्मी यानी MNA, जिसने 8 मिजो नायकों के नाम पर सशस्त्र बटालियनें खड़ी कर दी। अगले 5 सालों में इस संगठन ने भारत विरोधी विदेशी शक्तियों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी ताकत को काफी बढ़ा लिया। लाल डेंगा इंडियन आर्मी में हवलदार था। बाद में असम सरकार के साथ अकाउंट्स क्लर्क के तौर पर काम भी किया था। लेकिन मिजो डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल के समय असम सरकार का रवैया देखकर वो भी विद्रोही हो चला था। पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गया है, वहां से सीधे उसे सैन्य मदद मिलने लगी और MNF ने सीधे सीधे भारत से अलग होकर अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। मिजो नेता लाल डेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा भी की और हथियारों, ट्रेनिंग इत्यादि का समझौता भी कर लिया। चीन भी इस साजिश में शामिल रहा और गुपचुप तरीके से MNF का समर्थन करता रहा। सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में जाकर छिप गए। सुरक्षा बलों ने साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लाल डेंगा पर मुकदमा चला, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इस मौके पर दबाव बनाने के लिए MNF ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा, जिसमें लिखा था, मिजो देश भारत के साथ लंबे, स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहता है। भारत संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। 11 जनवरी 1966 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई। शास्त्री की मौत को 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के नेता लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पत्र लिखा। वो लिखते हैं कि अंग्रेजों के समय भी हम लोग आज़ादी की स्थिति में ही रहे थे। यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपने अलग देश को बनाने की है। पत्र लिखे जाने के तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनती हैं महिला के तौर पर। इंदिरा के सामने एक अलग तरह की चुनौती आने वाली थी। 4 दिन बाद ही 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू कर चुके थे। 10 फरवरी 2013 को द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लाल डेंगा ने 28 फरवरी 1966 को एक बड़े विद्रोह का ऐलान कर दिया और 1 मार्च को मिजोरम को एक अलग देश घोषित कर दिया। उसके साथ ही ऑपरेशन शुरू करके असम के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा और सुरक्षा बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। सरकार के दावे के मुताबिक MNF के 10,000 मिजो लड़ाकों की फौज ने एंजवाल में सरकारी खजाने, मिजो डिस्ट्रिक्ट के हथियार डिपो के साथ साथ पेट्रोल पंप आदि पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया था। रसद और मदद पहुंचाने की कोशिशें हेलीकॉप्टर से भी की गई थीं, लेकिन विद्रोहियों की फायरिंग के चलते वो हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर ही नहीं पाए। अगले दिन यानी 29 फरवरी को MNF ने भारत से आज़ाद होने की घोषणा कर दी।
अचानक हुए ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। उग्रवादियों ने देखते ही देखते आइजोल में सरकारी खजाने सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और चंफाई और लुंगलाई जिले में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मिजोरम द डैगर ब्रिगेड किताब में निर्मल निवेदन ने लिखा है कि एमएनएफ उग्रवादियों का मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकाने पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई बाहर नहीं निकल सके। वहीं एक जत्थे ने सरकार के खजाने पर धावा बोलकर 18 लाख रुपए लूट लिए थे। सीमावर्ती नगर चंफाई में वन असम राइफल के ठिकाने पर आधी रात को हमला इतनी तेजी से हुआ था कि जवानों को अपने हथियार लोड करने और लुंगलाई और आइजोल खबर करने तक का समय नहीं मिल पाया था। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे। इनमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफलें, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफलें थीं। एक जूनियर कमीशन अफसर के साथ 85 जवानों को भी बंधक बना लिया गया था। यहां से किसी तरह से 2 सैनिक भागने में कामयाब हुए। इन 2 सैनिकों ने हमले की जानकारी सरकार तक पहुंचाई। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के साथ सारे कनेक्शन टूट जाएं। इसके बाद एमएनएफ असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से भारत की शान तिरंगा उतार कर अपना झंडा फहराता है। उधर दिल्ली में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी इस घटना से पूरी तरह से हिल जाती हैं और सेना को तुरंत जवाबी कार्रवाई करने का आदेश देती हैं। आदेश मिलने के बाद 5 मार्च को सुबह 11:30 बजे भारतीय वायुसेना ने आइजोल पर भारी मशीन गन से हमला कर दिया था। 6 मार्च को हमला तेज हो गया और आग लगाने वाले बम गिराए गए। इस हमले ने उग्रवादियों के साथ निर्दोषों को भी मार डाला और शहर के 4 सबसे बड़े क्षेत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उस वक्त ईस्टर्न कमांड प्रभारी सैम मानेकशॉ थे। 4 मार्च को जेट फाइटर से फायरिंग के बाद अगले दिन विमानों ने 5 घंटे बमबारी की। स्थानीय लोग दहशत में अपने घर छोड़कर पहाड़ियों में भागने लगे। एमएनएफ ने आसपास की घाटियों, जंगलों और पहाड़ियों के साथ बर्मा और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के शिविरों में छुपकर अपनी जान बचाई। वायुसेना ने 13 मार्च तक आइजोल और अन्य क्षेत्रों पर बमबारी की लगातार। एक स्थानीय व्यक्ति ने खासी विधायक जीजी स्वेल और रेव निकोल्स रॉय द्वारा गठित एक मानवाधिकार समिति को बताया कि 2 प्रकार के विमान थे जो आइजोल के ऊपर से उड़ान भरते थे, अच्छे विमान और नाराज विमान। अच्छे विमान वो थे जो तुलनात्मक रूप से धीमी गति से उड़ते थे और आग या धुआं नहीं उगलते थे। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने एक लेख में यह तक खुलासा किया था कि ऐजवाल पर बम गिराने वाले विमानों में 2 पायलट थे, एक राजेश पायलट और दूसरे सुरेश कलमाणी थे, जिन्हें बाद में कांग्रेस पार्टी में काफ़ी तरक्की दी गई थी। 1998 में मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने वाले पू जोरामथंगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एमएनएफ में अगर शामिल हुआ था तो 1966 में हुई इसी बमबारी के खिलाफ हुआ था। आज तक मिजोरम के लोग 5 मार्च को जोरामनी यानी जोराम दिवस के तौर पर इस दिन का शोक मनाते हैं। लोग इतने गुस्से में थे इस बमबारी से कि जब सैम मानेकशॉ एक बार 1968 में मिजोरम के ऊपर से उड़ रहे थे, उनके रूसी MI4 हेलीकॉप्टर पर मिजो स्नाइपर्स ने फायरिंग की थी। एक नहीं 4 अलग अलग जगह पर निशाना लगाया गया था। सैम के सौभाग्य से स्नाइपर्स का निशाना तो अच्छा था, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर के कमज़ोर बिंदुओं की जानकारी नहीं थी, सो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और सैम मानेकशॉ अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए थे। विद्रोहियों को तितर-बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। आइजोल और आसपास के इलाके 25 मार्च तक फिर से भारत सरकार के कब्जे में आ गए थे। लेकिन ये सवाल उठने लगे कि एयरफोर्स के जरिए अपने ही नागरिकों पर बमबारी की ज़रूरत क्या थी। अगले 20 साल तक आक्रोश कायम रहा। जंगलों में छुपकर म्यांमार व पूर्वी पाकिस्तान से उनका सशस्त्र संघर्ष चलता रहा। इधर भारत सरकार ने भी कई बटालियनें वहां पर तैनात कर दी थी। साथ ही एक बड़ा फैसला किया विलेज रिग्रुपिंग का। इन गांवों को प्रोटेक्ट एंड प्रोग्रेसिव विलेजेस यानी PPV कहा गया। इसके अनुसार दूर दराज से रहने वाले लोगों को सड़कों के किनारे बसाया जाने लगा, जिससे निगरानी आसानी से की जा सके। सरकार उग्रवादी समूहों की ताकत को समझ रही थी जो पहाड़ियों पर बसे इन गांवों में छुप जाते थे। कुल 764 गांवों में से 516 को पूरी तरह खाली करवा लिया गया था और उनको 110 PPV कैंपों में रख दिया गया, जबकि 138 गांवों को ऐसे ही छोड़ दिया गया।
कुल 95% जनता इन कैंपों में आ चुकी थी। मिजो आदिवासियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई थी इन कैंपों में वक्त बिताना। इन कैंपों में काफ़ी कम ज़मीन थी और वहाँ के लोग झूम खेती करते थे, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। अब वो एक तरह से कैद थे। सेना ने उन्हें रसद आदि भी नहीं दे रखी थी। हज़ारों आदमी इन कैंप रूपी विशेष रूप से बने गाँवों में रह रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि वो उग्रवादियों की मदद ना कर सकें। लेकिन वो लोग एक तरह से दूसरे किस्म की भूखमरी झेल रहे थे। इसका विरोध होना भी जल्द ही शुरू हो चुका था। 1971 में पहला पीपीवी तोड़ा गया और आखिर 8 साल बाद 1971 में ही इंदिरा गांधी थोड़ा झुकी और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट लगातार सक्रिय रहा और विदेशी धरती से ही अपना अभियान चलाता रहा। वो इंदिरा गांधी से खफा थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से फिर शांति का प्रयास एक बार शुरू हुआ। 1986 में मिजोरम शांति समझौता हुआ और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। लाल डेंगा, जो इस पूरे आंदोलन के अगवा थे, उनको यहाँ पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। 1986 से 1988 तक वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ये भी सच है कि किसी भी सरकार ने बमबारी और इस पूरी घटना को लेकर खेद व्यक्त नहीं किया। 9 मार्च 1966 को कोलकाता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से कहा गया कि लड़ाकू विमानों को एयर ड्रॉप और आपूर्ति के लिए भेजा गया था, बम बरसाने के लिए नहीं। लेकिन सवाल ये था कि राशन गिराने के लिए कोई फाइटर जेट क्यों भेजेगा? वायुसेना के बम गिराने को लेकर इंदिरा गांधी पर कई सवाल उठ रहे थे। पत्रकार और द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने अपने लेख वॉज इंदिरा गांधी राइट टू यूज एयर पावर अगेंस्ट हर ओन कंट्रीमैन में उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लिखा कि आप अपने आप को इंदिरा गांधी की जगह रखकर देखिए। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद सत्ता में आए सिर्फ 6 हफ्ते हुए थे। पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई समाप्त हुए कुछ ही महीने बीते थे, जिसका कोई निश्चित परिणाम निकला नहीं था। दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन कर रहे थे और नागालैंड में चीन और पाकिस्तान के खुले समर्थन से अलगाववादी ताकतें सिर उठा चुकी थीं। ऐसे वक्त में लाल डेंगा ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इस बमबारी ने मिजो विद्रोह को उस समय भले ही कुचल दिया हो, लेकिन मिजोरम में अगले 2 दशकों तक अशांति छाई रही। ये सभी जानकारी हमने अपने दर्शकों के लिए विभिन्न लेखों के लेख और अनेक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जुटाई हैं। घटना बहुत पुरानी होने के कारण इनकी प्रामाणिकता कितनी सही है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। मिजोरम के जो हालात आपने देखे, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार 1966 में जब पहली बार बमबारी मिजोरम पर हुई थी तो हालात उस समय रहे क्या होंगे। एक तरफ मिजो की आम जनता थी जिसको बचाना ज़रूरी था, तो वहीं दूसरी तरफ वो उग्रवादी थे जो भारत को अलग करना चाहते थे, जिसको मिजोरम के तौर पर हम जानते हैं। इंदिरा गांधी के पास 2 विकल्प थे। एक तरफ सेना भेजकर मिजोरम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना, उस मिजोरम को जहां पर भारत के तिरंगे को उतारकर अपना विद्रोहियों ने झंडा फहरा दिया था, और दूसरा था वहां के लोगों की जान बचाने का। इसका फैसला आपको करना है कि आखिरकार क्या सही था और क्या गलत था। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।